और 1000 अंकों की गिरावट कम से कम आपको बैंक निफ्टी पे दिख रही होगी। निफ्टी भी आज मुश्किल में है, करीब 0.25% की गिरावट के साथ 16,700, अब तो 800 भी गया, 16,700 पे ट्रेड कर रहे हैं। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, कोटक म्यूचुअल फंड्स के पंकज टिब्रीवाल। पंकज सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया। आप बिल्कुल आज अच्छे दिन जुड़े हैं। इनफैक्ट अच्छा लगेगा आपसे बातचीत करके, क्योंकि बाजार के अंदर जिस तरह का सेल ऑफ है ये जस्ट रिवर्स है जिस तरह का आज से 1-1.5 महीने पहले बाइंग होती थी। तब कोई भी इंडिकेटर्स को वेटेज ओवरशूट करके देखा जाता था और एक एक दिन के अंदर हम बैंक निफ्टी को 1000 पॉइंट चलता हुआ देखते थे। आज जस्ट रिवर्स है, एक एक दिन के अंदर बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट नीचे आती है। आपका व्यू पॉइंट, हम अपनी सोच बदल दें, मार्केट की दिशा बदल लें, क्या करें? नमस्कार, गुड मॉर्निंग आपके सारे व्यूअर्स को। अगर आप मीडियम अवधि में देखें तो हम आज भी मार्केट पर काफी कंस्ट्रक्टिव हैं, क्योंकि अगर आप कॉर्पोरेट इंडिया के मुनाफे का नया साइकिल देखें तो कई सालों बाद कॉर्पोरेट इंडिया काफी अच्छा मुनाफा डिलीवर कर रही है। गवर्नमेंट पॉलिसियां काफी इकोनॉमी के हित में है और जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है वो अभी स्टार्ट हो रही है आफ्टर 10 साल के बाद। तो मीडियम टर्म की अगर अवधि देखें तो मार्केट्स में एवरी लेवल पर अगर मार्केट जब भी गिरावट होता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बट नियर टर्म में हम काफी दिनों से बोल रहे हैं कि हमें थोड़ा सा संकोच हो रहा है मार्केट में अभी इस समय निवेश करने में। उनके कारण ये है कि अगर आप लास्ट 4-5 तिमाही में देखें तो मार्केट में एक बड़ा स्ट्रेंथ इसलिए आया क्योंकि कॉर्पोरेट इंडिया ने काफी स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन किया अपने मुनाफे में। और अगर हम ये पहले हाफ की बात करते हैं जो सितंबर एंडिंग था, तो उसमें एनएसई 500 कंपनियों ने करीबन टोटल मिला के 4,40,000 करोड़ का प्रॉफिट पूल दिया। और इसी को अगर हम लास्ट ईयर से पूरे साल से कंपेयर करते हैं तो करीबन 70% हमने ऑलरेडी फर्स्ट हाफ में उसका अचीव कर लिया। तो क्लियरली एक स्ट्रेंथ था लास्ट 4-5 तिमाही से, बिकॉज कॉर्पोरेट इंडिया का प्रदर्शन काफी स्ट्रॉन्ग रहा। लेकिन आने वाले नेक्स्ट 2-3 तिमाही में हमारा ये मानना है कि कॉर्पोरेट इंडिया के मार्जिन पर कहीं ना कहीं प्रेशर आएगा। कमोडिटी प्राइसेस आप सब जानते हैं कि किस रफ्तार से लास्ट 6 महीने में बढ़ी हैं, चाहे वो स्टील हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, टिम्बर हो, लंबर हो, सब में एक बड़ी तेजी आई है और वो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट इंडिया के मार्जिन को इम्पैक्ट करेगा। प्लस अगर आप देखें तो ट्रैवलिंग कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, वेज इन्फ्लेशन, सब चीजों में एक कहीं ना कहीं स्पेंडिंग वापस आई है और तेजी आई है, जिसके कारण मार्जिन पर प्रेशर रहेगा। और हमें लगता है कि जो अर्निंग्स अपग्रेड साइकिल कॉर्पोरेट इंडिया ने लास्ट 5 तिमाही में देखा था, जिसके कारण मार्केट काफी स्ट्रांग और सपोर्टेड था, वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट 2-3 तिमाही में पॉज लेगा। हेडलाइन नंबर आने वाले तिमाही में तभी भी स्ट्रांग लगेंगे, लेकिन ना भूलें कि मार्केट हमेशा इंक्रीमेंटल चेंज को देखता है, ना कि एब्सोल्यूट चेंज को। और अगर आज मैं इंक्रीमेंटल चेंज देखता हूं तो कहीं ना कहीं वहां एक पॉज आने वाला है। सेकंड, अगर हम देखते हैं तो लिक्विडिटी पैरामीटर्स पर अगर हम बात करें तो लिक्विडिटी पैरामीटर्स भी कहीं ना कहीं ये संकेत दे रही है कि जो 18 महीने से हमने नॉन स्टॉप एक रैली देखी और ये सबसे बड़ी अवधि की रैली रही है ऑन रिकॉर्ड, विदाउट इवन अ 10% करेक्शन, 10% की भी हमने गिरावट नहीं देखी थी मार्केट में। अब लास्ट 1-1.5 महीने से हमें वो गिरावट दिख रही है। तो हमें ये संकेत मिल रहा है, हमें ये इंडिकेशन मिल रहा है कि जो बेस्ट ऑफ द मार्केट ब्रेथ है वो कहीं ना कहीं पीछे है और आने वाले समय में मार्केट बहुत सिलेक्टिव और पोलराइज्ड हो सकता है नेक्स्ट 12-18 महीने में। तीसरी चीज अगर हम देखें तो फेड ने और ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स ने ये काफी क्लियर कर दिया है कि जो लो ब्याज दर थे वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री है और आने वाले इस तिमाही में इस साल में 2022 में 3 रेट हाइक फेड ने बोला है कि हो सकता है और ये कहीं ना कहीं अदर सेंट्रल बैंकर्स भी फॉलो करेंगे। तो जो इजी लिक्विडिटी थी, इजी इंटरेस्ट रेट एरा था, वो भी कहीं ना कहीं हमारे पीछे है। तो ये तीनों चीज का अगर हम सम्मिलन करते हैं तो हमें लगता है कि नियर टर्म में मार्केट पर थोड़ा सा कॉशन रखना जरूरी है। थोड़े से अगर मुनाफे हैं तो आपको घर ले जाना चाहिए, अगर आप ओवरवेट हैं इक्विटी पर तो कहीं ना कहीं अपने पोजीशन को न्यूट्रल वेट लाना चाहिए।
मॉर्निंग पंकज, प्रियंका यार, जब कोटक म्यूचुअल फंड अगर ऐसी बात करता है कि शायद मार्जिन पर प्रेशर रह सकता है, तो वी हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, आई एम श्योर। तो क्या नहीं, हम कैसे समझे इसे? आप ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यानी लॉन्ग टर्म नजरिया जिनका है, उनके लिए रीजंस बहुत सारे हैं टू चेरिश। आप एडवांस टैक्स नंबर्स की बात करें, वहां पर आपको लगभग 90% का उछाल देखने मिला है Q3 में, जितनी भी कंपनियों के भी एडवांस टैक्स नंबर्स आए। इकॉनमी रिकवरी के अच्छे खासे इंडिकेटर्स हमें ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन सिर्फ शॉर्ट टर्म के नजरिए से यहाँ पर मार्जिन प्रेशर और कुछ की इंडिकेटर्स के चलते आपको थोड़ा सा कैप्ड लगता है ऊपर की तरफ। क्या ये आप दिस इज व्हाट वी शुड पिक फ्रॉम दिस? एकदम एकदम आपने सही बताया। मैं हिस्ट्री में काफी बिलीव करता हूँ। अगर आप हिस्ट्री को देखें तो 2003 से 2008 भी एक बुल मार्केट था, लेकिन उस बुल मार्केट को अगर आप दो भागों में डिवाइड करें, 2003 से 2005 के अंत तक और 2006 से 2008 तक, 2003 से 2005 में हर सेक्टर ने पार्टिसिपेट किया। जब इनिशियली हम अर्ली साइकिल में थे, अर्निंग एक्सपेंशन हुई, मल्टीपल एक्सपेंशन हुआ और हमने फुल फ्लेजेड रैली देखा। लेकिन 2005 एंड के बाद मार्केट काफी सिलेक्टिव हो गया और 4-5 सेक्टर ने ही बल्क ऑफ रिटर्न दिए और काफी सारे सेक्टर साइडलाइन में थे। अगर आप उनमें निवेश खाली करके बैठे थे तो आप काफी अंडर परफॉर्म किए। हमें लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं मिड साइकिल में एंटर कर रहा है अर्ली साइकिल के बाद, जहां मार्केट काफी सिलेक्टिव हो जाएगा, जहां पर कई सारे सेक्टर्स हो सकता है अंडर परफॉर्म करे और बहुत गिने चुने सेक्टर आपको आउट परफॉर्मेंस और रिटर्न दे। तो इस साइकिल को नेविगेट नेक्स्ट 12-18 महीने को काफी केयरफुली करना होगा। मीडियम अवधि और लंबे अवधि के लिए अगर आप देखें तो इंडिया काफी स्ट्रांग विकेट पर है। 100 करोड़ जनधन अकाउंट, 100 करोड़ बैंक अकाउंट, 100 करोड़ मोबाइल कनेक्शन, ये अपने आप में एक डेडली कॉम्बिनेशन है और हमने विश्व को ये प्रूव कर दिया है कि अगर कोई भी प्रोग्राम को हमें करना है तो वो हम फटाफट कर सकते हैं, उसमें अब सालों की जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन क्लियरली एक केसिंग पॉइंट था। तो ये जो स्ट्रक्चरल फाउंडेशन है वो काफी स्ट्रांग है, जो हमें मीडियम और लंबे अवधि में काफी बेनिफिट करेंगी। बट नियर टर्म में कहीं ना कहीं वैल्यूएशन को देखते हुए, कहीं ना कहीं जो ग्रीड है मार्केट में स्ट्रीट पर उसको देखते हुए, कहीं ना कहीं जो आईपीओ फ्रेंडली है उसको देखते हुए, हमें लगता है कि एक अच्छी करेक्शन मार्केट में दिखनी चाहिए और मार्केट काफी सिलेक्टिव हो जाना चाहिए यहाँ से, और आने वाले नेक्स्ट 12 महीने हमें काफी सावधानी से नेविगेट करना चाहिए। पंकज, एक चीज़ बीइंग एज एन फंड मैनेजर मेरे को आपसे पता करनी है कि आप मार्केट के अंदर और अभी कितनी गिरावट देखते हैं, अगर देखते हैं तो उसकी वजह क्या बनने वाली है? अभी आप गिनवा रहे थे, कोई ऐसा रीज़न भी है जैसे हेल्थ इमरजेंसी हमने पिछली बार देखी थी, इस बार ओमिक्रॉन की वजह से ऐसा वापस हो जाए, ये भी आप काउंट कर रहे हैं क्या अगर गिरावट देखते हैं तो? जी, जिस तरह विश्व में ओमिक्रॉन का स्पीड से बढ़ रहा है, वो एक विषय की विषय का एक चिंता का विषय है। और क्लियरली 77 देशों में WHO चीफ ने भी बोला कि ओमिक्रॉन का स्प्रेड हो गया है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने देश में भी सावधानी बरतनी चाहिए और इसे एक रिस्क के तौर पर अपने अजम्पशन में लेना चाहिए। मैं इस पर एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि जहां जहां वैक्सीनेशन भी डबल डोज हुए हैं, वहां भी ये वायरस कहीं ना कहीं वेरिएंट अपने आप में आया है। तो ये एक आउटसाइड रिस्क डेफिनेटली है मार्केट के लिए भी। बट मेरा ये फंडामेंटल थॉट है कि अगर नेक्स्ट 2-3 तिमाही अगर अर्निंग्स अपग्रेड साइकिल पॉज हो रहा है, तो मार्केट कहीं ना कहीं या तो साइडवेज मूवमेंट होगा या कहीं ना कहीं आपका एक टाइम वाइज या वैल्यू वाइज करेक्शन भी हो सकता है। अगर नंबर्स में बात करें तो 2022 के नंबर में और 2023 के नंबर में अगर मैं देखता हूं तो निफ्टी का ईपीएस करीबन 830-840 के हिसाब से होना चाहिए 2022-23 में, और उस पर अगर मैं करता हूं तो आज मार्केट करीबन 20 टाइम पर है। ना वो बहुत एक्सपेंसिव है ना बहुत चीप है। हो सकता है अगर यहाँ से थोड़ी गिरावट और आए तो मार्केट काफी ल्यूक्रेटिव हो सकता है। और ये ना भूलें कि इंडेक्स चाहे ऊपर से 18 अक्टूबर से 9-10% गिरे हो, बट कई सारे इंडिविजुअल स्टॉक 25-30% ऑलरेडी गिर गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है एक पॉइंट पर मार्केट और स्टॉक्स अट्रैक्टिव लगने लगेंगे, और जहां भी हमें लगेगा कि बिजनेस विजिबिलिटी नेक्स्ट 2-3 साल के लिए स्ट्रांग है, हम उस समय आके आप लोग को, आपके व्यूअर्स को अपडेट करेंगे।
ऐसे में पंकज, क्योंकि अगर हम आपके पोर्टफोलियो एलोकेशन को सेक्टर वाइज देखें तो हमने देखा कि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का आपके सारे ही फंड्स में अच्छा एक्सपोजर है, मोर देन 20% भी है। तो क्या आपको लगता है कि अगर यहाँ एवरेज करने का समय होगा तो क्या आप इसी ट्रेंच में और इसी सिनेरियो के साथ एवरेज करने की सलाह देंगे? बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप 2-3 थीम देखें जिस पर हम काफी पॉजिटिव है नेक्स्ट 2-3 साल तक, तो पहला है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स थीम। लास्ट 10 साल से अगर हम देखें तो ये सेक्टर में काफी मायूसी छाई हुई थी, काफी सबड्यूड परफॉर्मेंस रहा है। और इसको 3 भाग में आप डिवाइड करें। एक है गवर्नमेंट केपेक्स, जो गवर्नमेंट रोड रेलवेज पर स्पेंड करते रहती है। सेकंड है प्राइवेट सेक्टर केपेक्स और थर्ड है हाउस होल्ड केपेक्स, जिसको हम रियल एस्टेट के रूप में देखते हैं। तो लास्ट 4-5 साल से गवर्नमेंट ही हार्ड वर्क कर रही थी, वो ही स्पेंड कर रही थी सालाना, हर साल बजट में उनका एक्सपेंडिचर टारगेट बढ़ता था। लेकिन प्राइवेट सेक्टर केपेक्स 4.5 से 5 लाख करोड़ के रन रेट पर था हर साल, और वहां कहीं बढ़ोतरी नहीं दिख रही थी, बिकॉज कॉर्पोरेट इंडिया अपने कर्जे को कम कर रहा था बैलेंस शीट से। अगर अब हम देखते हैं आज जिस स्टेट पर कॉर्पोरेट इंडिया है, जो टॉप 500 कंपनीज इंडिया की हैं, उनकी डेट की पोजीशन आज के दिन वन ऑफ द बेस्ट है। लास्ट 20 सालों में उनका ये पोजीशन बैलेंस शीट का नहीं रहा। और जिस भी हम कंपनियों से सेक्टर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनका ये बोलना है कि अब हम अपने कैश फ्लोस को अपने बिजनेस में वापस इन्वेस्ट और निवेश करने की सोच रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड, अगर हम देखें तो PLI प्लस चाइना प्लस स्ट्रैटेजी अब थ्योरी में नहीं, अब एक्चुअल प्रैक्टिस में दिख रहा है। सेक्टर आफ्टर सेक्टर हम देख रहे हैं कि लोग चाइना से अपने आउटसोर्सिंग को कम कर रहे हैं और इंडिया की तरफ उनका रुझान काफी हद तक आ रहा है। तो ये अगर हम दोनों थीम को कंबाइन करते हैं तो हमें लगता है कि कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, कहीं ना कहीं ये साइकिल स्टार्ट हो रही है और ये नेक्स्ट 3-4 साल की साइकिल हो सकती है। थर्ड, अगर हम देखें तो रियल एस्टेट रेसिडेंशियल, वो भी 7-8 साल से कहीं ना कहीं बहुत सबड्यूड था। उस सेक्टर में काफी चीजें चेंज हो रही हैं। 1400-1500 डेवलपर थे टॉप 8-9 सिटीज में, आज वो घट के 500-600 डेवलपर हो गए हैं। तो रेरा के बाद कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन हुआ है, ब्याज दर बहुत कम है, लिक्विडिटी एम्पल है, और कोविड के बाद हर परिवार को एक बड़ा घर चाहिए। तो क्लियरली ये दिख रहा है कि रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में भी साइकिल टर्न हो रही है। और हमारा ये मानना है कि इस साइकिल को अगर खेलना है तो एक स्टेप नीचे जाके जितने भी होम इम्प्रूवमेंट कंपनी है, चाहे वो टाइल्स हो, प्लाईवुड हो, मैट्रेस हो, इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड वायर्स हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो, सीमेंट हो, उनसे खेलना बहुत बेहतर रहेगा, बिकॉज उनकी रिटर्न ऑन इक्विटी, उनकी बैलेंस शीट, उनकी कैश फ्लो सब काफी स्ट्रांग है। तो अगर हम ये दो थीम को कंबाइन करते हैं, एक है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, एक है होम इम्प्रूवमेंट, और उसके बाद डिजिटलाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल, ये हमारे पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा आज के दिन वेटेज है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और काफ़ी मीनिंगफुल टॉक्स हुई, जिससे पता लगा कि हाँ कहाँ पे आप पोजीशन इस समय ले रहे हैं और मार्केट का आउटलुक भी आपने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया हमको।